नमस्कार साथियों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। अपने चैनल का नाम है राजश्री एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि अमेरिका का संघात्मक ढांचा कैसा है और भारत का संघात्मक ढांचा कैसा है, वो मैंने आपको बताया और इसकी तुलना भी मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं। देखिए, अमेरिका में संघवाद कैसा है। अमेरिका के संघवाद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से ही संघवाद का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। पुराना वाला नहीं, आधुनिक संघवाद का जन्म अमेरिका में माना जाता है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को आधुनिक संघवाद का जनक कहा जाता है, प्राचीन संघवाद का जनक नहीं कहा जाता है। आधुनिक संघवाद का जनक किसे कहा जाता है? अमेरिका को, क्योंकि यहां अमेरिका में क्या हुआ? आधुनिक संघवाद का जन्म हुआ था। इसीलिए अमेरिका के संघात्मक ढांचे को आधुनिक संघवाद का ढांचा कहते हैं। और पूछा जाए आपसे कि आधुनिक संघवाद का जनक कौन से देश को कहते हैं? अमेरिका को। ठीक है, आगे बात करते हैं। न्यूमैन ने अमेरिका के संविधान के बारे में क्या कहा, ब्रिटेन के संविधान के बारे में क्या कहा, कुछ तुलना करके वह एक कथन कहता है। कौन? न्यूमैन, कि ब्रिटिश संसद को जिस प्रकार से संसदों की जननी कहा जाता है, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका को संघात्मक शासन व्यवस्था का पिता कहा जाता है। बात समझ में आ गई? यह कथन किसने कहा था? न्यूमैन ने। किसने कहा था? न्यूमैन ने। ऐसा का ऐसा कथन देकर आपसे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो मैं प्रश्न लिख रहा हूं, यह प्रश्न अभी 17 अक्टूबर 2022 के दिन राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम राजनीतिक विज्ञान विषय का हुआ था। उसमें पूछा था, क्या पूछा था? कि ब्रिटिश संविधान अन्य संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद सब संसदों की जननी है। यह किसने कहा था? आंसर क्या आएगा? मुनरो ने कहा था। जब यह प्रश्न पूछा जा सकता है तो क्या यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता आपके सामने? दोबारा देख लीजिए। ब्रिटिश संसद को जिस प्रकार से संसदों की जननी कहा जाता है, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका को संघात्मक शासन व्यवस्था का पिता कहा जाता है। किसने कहा था? न्यूमैन ने कहा था। यह मुनरो ने कहा था, यह वाला। अब जॉन ब्राइट, जो कि ब्रिटेन का था, उसने सबसे पहले अपने भाषणों के अंदर संसदों की जननी शब्द का प्रयोग किया था। ब्रिटेन की संसद के लिए संसदों की जननी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉन ब्राइट ने किया था। और उसने 18 जनवरी 1865 के दिन पहली बार उसने ब्रिटिश संसद के लिए एक संसदों की जननी शब्द ब्रिटेन की संसद के लिए किया था। लेकिन वो भाषण कब दिया? यानी कि 18 जनवरी 1865 के दिन एक भाषण दिया था उसने बर्मिंघम, ये भी ब्रिटेन के अंदर है। तो यहाँ पे एक भाषण दे रहा था और भाषण के दौरान उसने सबसे पहले संसदों की जननी एक वाक्यांश उसने गढ़ा था और उसने कहा था कि दुनिया के तमाम देशों की संसद के अंदर यदि संसदों की जननी देखी जाए तो वो क्या है? ब्रिटेन है, क्योंकि ब्रिटेन ने तो दुनिया के तमाम देशों के ऊपर क्या किया था? राज किया था। इसलिए उसने कहीं ना कहीं संसदों की जननी जॉन ब्राइट ने कहा था। लेकिन उससे भी कहीं अच्छा मुनरो ने, देखो ये क्या कहा? ब्रिटिश संविधान अन्य संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद सब संसदों की जननी है, ये मुनरो ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमेरिका के संविधान के बारे में, वहां के संविधान संघात्मक ढांचे के बारे में C.F. स्ट्रोंग क्या कहते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अपनी परीक्षाओं के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संसार में सर्वाधिक संघीय है। आपसे यह कथन देकर पूछा जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संसार में सर्वाधिक संघीय है। किसने कहा था? C.F. स्ट्रोंग ने। जरूर याद रखना। आगे बात करें कि अमेरिका में संघ निर्माण की प्रक्रिया एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन से हुई थी। ठीक है, उस समय क्या था कि वहां का जो संघ था वो क्या है कि राज्यों में बटा हुआ था। उस समय 13 राज्य थे। तो 13 राज्यों ने सोचा कि इस तरह से ये बटा हुआ है संघ,
राज्य बटे हुए थे, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। उन्होंने अपने आप को एक किया, संघ बनाया, तो एक सम्मेलन बुलाया था अमेरिका के 13 राज्य फिलाडेल्फिया जगह पर, उसको फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहते हैं। और इसी सम्मेलन से 1787 के अंदर अमेरिका का संविधान बना था। और उसके बाद में यह 1789 के अंदर अमेरिका का संविधान यहाँ पे लागू हुआ। और इस संविधान के लागू होने के साथ ही यहाँ पर अमेरिका के अंदर क्या चालू हुआ, संघात्मक शासन व्यवस्था चालू हुई थी। यह जरूर याद रखें आप। अब अमेरिका के संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं, या अमेरिका के बारे में क्या कहते हैं, केसी व्हीयर अदृश्य राज्य की संज्ञा दी है। तो अदृश्य राज्य की संज्ञा केसी व्हीयर ने किसको दी है, अमेरिका के संविधान के बारे में। हमारे संविधान के बारे में ये कहते हैं कि केसी व्हीयर कि यहाँ भारत का जो संविधान की जो प्रकृति है वो क्या है अर्धसंघीय है। कैसी है, अर्धसंघीय व्यवस्था है। उसमें कुछ लक्षण एकात्मक पाए जाते हैं और कुछ क्या पाए जाते हैं, संघात्मक पाए जाते हैं। तो ये केसी व्हीयर कहते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी कहते हैं कि हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसी है कि हम समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग कभी संघात्मक हो सकते हैं और समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग कभी एकात्मक हो सकते हैं। तो वो अर्धसंघीय वाली प्रकृति आ गई, और जिसको केसी व्हीयर कहते हैं। और अदृश्य राज्य की संज्ञा ये अमेरिका के संविधान को देते हैं। अब अमेरिका के संविधान की प्रकृति सहकारी संघवाद है। जिस प्रकार से हमारे संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, सहकारी संघवाद है। मुख्य रूप से सौदेबाजी संघवाद भी है, जिसको मॉरिस जोन्स ने परिभाषित किया था भारत के संविधान को। सौदेबाजी संघवाद कहा था, क्योंकि यहाँ की जो पार्टियां हैं वो खरीदी जाती है, एक दूसरे को खरीदते हैं। ठीक है, वो बात। तो सहकारी संघवाद में क्या होता है, सहयोग होता है। संघ सरकार और राज्यों की सरकार के बीच में आपस में तालमेल होकर मतलब विकास होता है, वो होता है सहकारी संघवाद। तो ऐसी प्रकृति अमेरिका में भी है और भारत के संघात्मक ढांचे के अंदर भी है। अमेरिका के अंदर कुल 7 अनुच्छेद है। ऐसा कहा जाता है कि 7 अनुच्छेद वाला जो देश है वो है अमेरिका। और मुनरो एक व्यक्ति था, अभी मैंने बताया था। मुनरो ने अमेरिका के संविधान के बारे में क्या कहा था, मुनरो ने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द है, 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित है और जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। ऐसा कथन करने वाला मुनरो था। और अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अमेरिका के संघवाद की विशेषताएं। पहली देखिए संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि कानून संविधान के विरुद्ध लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 6 में ही बात है कि किसी भी देश की ऐसी बातें जो अमेरिका के संविधान के खिलाफ हो वो लागू नहीं होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संविधान की सर्वोच्चता सिद्धांत यहाँ का पालन होता है। और संविधान की सर्वोच्चता जितने भी संघात्मक देश है उसमें ये पहली विशेषता है। स्वतंत्र निष्पक्ष सशक्त न्यायपालिका हमारे भारत के अंदर भी है और अमेरिका के अंदर भी है। अमेरिका के अंदर न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। जो संविधान के विरुद्ध कोई कानून नियम बनते हैं उनको अवैध घोषित कर देता है। मारबड़ी बनाम मेडिसन एक विवाद हुआ था अमेरिका के अंदर, और उसी से पुनरावलोकन का सिद्धांत सामने आया था। तो अमेरिका के संविधान की प्रमुख देन क्या है, पुनरावलोकन के सिद्धांत वो मुख्य देन है। हमारे भारत के अंदर भी पुनरावलोकन है और भारत के संविधान में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अनुच्छेद जो 13 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 13 है वह इसका आधार है पुनरावलोकन का। अगली है 2 स्तरों पर शासन व्यवस्था, केंद्रीय और राज्यों की। भारत में भी ऐसे ही है कि केंद्रीय और राज्य। और दोहरी नागरिकता, अमेरिका के संविधान के अंदर पूरे संघ की अमेरिका की नागरिकता अलग है और वहां के राज्यों की नागरिकता उनको अलग दी गई है। जैसे कि हमारे 370 की जो धारा था, जम्मू 370 की जो धारा थी, अब उसको हटा दिया गया है। उस धारा के तहत वहां जम्मू कश्मीर को अलग नागरिकता थी, वहां की राज्य की नागरिकता थी और भारत की नागरिकता अलग थी। इस प्रकार से अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता थी। यह भी अमेरिका संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है।
देखो अगली विशेषता है द्विसदनीय विधानमंडल। जैसे कि हमारे यहाँ पर संसद है और संसद के दो भाग है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से वहां की संसद को, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के अंदर 435 सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि सभा कहते हैं उस वहां की लोकसभा को, ठीक है। और वहां की जो उच्च सदन होता है जिसको सीनेट कहते हैं, वहां पर 100 सदस्य होते हैं। अभी ये हाल ही में चर्चा में है मिड टर्म चुनाव के कारण, मध्यावर्ती चुनाव या मिड टर्म चुनाव के कारण अमेरिका की संसद चर्चा में है, ठीक है। शक्तियों का वितरण जैसे कि हमारे यहाँ के अंदर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, अनुच्छेद समवर्ती सूची 7 के अंदर। तो उसी प्रकार से शक्तियों का वितरण वहां पे 2 प्रकार से है, संघ सूची के विषय और अवशिष्ट सूची के विषय। संघ सूची के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के संविधान के अंदर केवल संघ शक्तियों या संघ विषयों के बारे में बात की गई है। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में, अवशिष्ट विषयों के बारे में बात नहीं की गई है। जो भी संघ सूची के अंदर लिखा गया है उसके अलावा जो भी विषय है, जो भी शक्तियां है, वो राज्यों के पास रहेगी, अर्थात राज्य उसके अंदर काम करेंगे। लेकिन फिर भी वहां का संघात्मक शासन व्यवस्था कैसा है, सहकारी संघवाद। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जिम्मेदार क्या है, संघ सूची है। तो संघ सूची क्या है, संघ सूची के ऊपर फिर भी वो कानून बना सकता है। राज्य का अपना संविधान बना सकते हैं। अमेरिका के अंदर क्या है कि अब वहां के राज्य अपना संविधान बना सकते हैं और अपनी अलग से कोई संविधान, नया संविधान तैयार कर सकते हैं। बाकी हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है। केंद्रीय संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब वहां का राज्य संविधान तो बना सकता है, अलग संविधान बना सकता है, लेकिन वहां की जो केंद्रीय जो शासन है, केंद्रीय शासन व्यवस्था है, केंद्रीय संविधान है, उसके विरुद्ध वहां के राज्य का संविधान नहीं होना चाहिए। और नहीं वहां की और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब आप संविधान बना लो कोई बात नहीं, लेकिन केंद्रीय जो संविधान है उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आप गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कैसी भी अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की यहाँ बात नहीं हो रही है। मतलब दुनिया में और किसी भी तरीके का जो शासन व्यवस्था है वो लागू नहीं होता है। अमेरिका के अंदर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में कहा गया है। तो राज्य अपना संविधान बना सकता है, ठीक है। राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय है। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या है कि केंद्र सरकार चाहे तो किसी राज्य की अखंडता को तोड़ सकती है, नया राज्य बना सकती है, नया राज्य गठित कर सकती है, ठीक है। लेकिन वहां अमेरिका के संविधान में क्या है कि वहां की जो उस राज्य की प्रादेशिक जो अखंडता है उसको वो तोड़ नहीं सकती है। वहां के अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि राज्यों की सहमति के बिना उस राज्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और न ही उसके किसी क्षेत्र को दूसरे राज्य को दे सकते हैं। संविधान संशोधन में राज्यों की शक्तियां, अमेरिका के अंदर राज्यों को यह पावर दिया गया है कि वह संघ के बराबर ही संविधान में संशोधन का पावर रखते हैं, अर्थात बराबर अधिकार है। यही नहीं, राज्यों को संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार भी दिया गया है। अगली है राज्यों के लिए गणतांत्रिक व्यवस्था। अमेरिका के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि अलग अलग राज्य अपना अपना संविधान रख सकते हैं, लेकिन वह संविधान वहाँ के जो मूल संविधान है केंद्र सरकार का यानी कि अमेरिका का, उस संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए और वहाँ की गणतांत्रिक व्यवस्था ही होनी चाहिए उन राज्यों के अंदर। ऐसा नहीं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पर हो जाए। राज्यों के लिए राज्यपाल का चुनाव, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का चुनाव यानी मनोनीत किया जाता है, ऐसा वहाँ अमेरिका के संविधान में नहीं है। वहाँ के जितने भी राज्य हैं, यानी कि वहाँ पर कितने राज्य हैं, 50 राज्य है, तो 50 राज्यों के 50 राज्यपाल होंगे। तो वहाँ की जनता वहाँ का निर्वाचन करती है, उसके बाद में वो राज्यपाल बनता है। लेकिन अब हटता कैसे है, वहाँ के विधानमंडल के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है और उसके बाद में वो उसको हटाया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जी हटा देते हैं। संघ एवं राज्य के लिए पृथक न्यायपालिका, वहां पर सुप्रीम कोर्ट है पूरे संघ सरकार का, और अलग अलग राज्यों के अंदर क्या है, वहां पर न्यायालय है। तो अलग अलग न्यायालय है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग न्यायालय है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट भी है वहां पर। उस सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है
कि उन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वहाँ पर एक आयोग बनाया गया है जिसका है जस्टिस आयोग कहा जाता है। वो एक पैनल तैयार करता है, 4-5 आदमियों का पैनल तैयार किया जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसमें से एक आदमी को सेलेक्ट करके सीनेट के पास भेजते हैं और सीनेट क्या करती है कि सीनेट भी एक जुडिशियल डिपार्टमेंट होता है, उसकी एक समिति बनाती है, उस समिति के पास भेजती है, फिर उसका वो वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है और उसके बाद में सीनेट उस पर स्वीकार कर लेती है कि यह आदमी बनना चाहिए। उसके बाद में राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय के वहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर न्यायाधीश क्या होते हैं कि कोई उम्र नहीं होती है और यहाँ पे कोई योग्यता भी नहीं होती है और यहाँ पर आजीवन क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर ये अपनी नौकरी करते हैं। तो यह प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था कि अमेरिका के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, तो सीनेट के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और कितने दिनों तक वो रहते हैं, आजीवन रहते हैं। ये दोनों प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आए थे। तो नमस्कार साथियों, आज यहीं तक। अगला वीडियो के अंदर बात करेंगे हम कि भारत का संघात्मक शासन व्यवस्था और अमेरिका के शासन व्यवस्था के अंदर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफी आता है। वीडियो कैसा लगे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। नमस्कार, धन्यवाद।